नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता चरण थिर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग जैसा कि यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो पिछले 10 सालों के हैं, तो उसी की सीरीज में हमारा पहला सेट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने जून का पेपर डिस्कस किया था। आज हम लोग जो दिसंबर 2012 में पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं और किस तरीके से हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है। मतलब जो अंग्रेजी शब्द है कम्युनिकेशन, वो किससे ड्राइव किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर, ये इस शब्द से ड्राइव किया जाता है। इसके बाद सेकेंड हमारा क्वेश्चन है चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेदांग द्वारा जनसमूह के बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण कम्युनिकेशन के प्रकार को कहते हैं। मतलब जो इनके द्वारा किया गया था उस कम्युनिकेशन के प्रकार को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा आंसर है आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं। जो आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत की जाती है उनको क्या कहते हैं, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम प्रसारित दैनिक अखबार है। तो इसमें कौन सा अधिकतम प्रसारित दैनिक अखबार है हमारा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में मूक फीचर फिल्म के प्रथम पथ प्रदर्शक थे। तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, जो थे दादा साहब फाल्के। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आधारित या निर्भर होता है। तो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, जो एजुटेनमेंट होता है उस पर जो क्लास का संप्रेषण है वो आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में विलुप्त संख्या क्या है। तो जब हम ये अपनी सीरीज का सीक्वेंस सॉल्व करेंगे तो इसके हिसाब से यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसका आंसर आएगा 210। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 बालकों और 4 बालिकाओं में से 7 सदस्यों का एक ग्रुप तैयार किया जाना है जिसमें बालकों की संख्या अधिक हो। ग्रुप कितने प्रकार से तैयार किया जा सकता है। तो ये कितने प्रकार से तैयार किया जा सकता है, ये 100 प्रकार से तैयार किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक ग्रुप में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। पहले 10 सदस्यों का औसत 4.5 है और शेष 30 सदस्यों का औसत 3.5 है। तो पूरे ग्रुप का औसत कितना होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 15/4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यदि मोहन का कूट KMFYL है तो काउंट का कूट क्या होगा। ये हमारे नंबर सीरीज पे आधारित क्वेश्चन है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, AMSLR। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 व्यक्तियों A और B की आयु का जोड़ 50 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 5/3। ठीक है, तो A और B की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो वर्तमान आयु A और B की सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आएगी 30, 20। ठीक है, मतलब A की आयु 30 होगी और B की कितनी होगी, 20। इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यदि A का अर्थ है घटाना, ठीक है, और B का अर्थ है गुणा है, C का अर्थ है भाग द्वारा विभक्त करना और D का अर्थ है जमा मतलब प्लस है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया गया है उसका आंसर पूछा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे जो यहाँ पे चिन्ह बताए गए उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे इसमें से कोई भी आंसर नहीं दिया था तो यूजीसी ने इसके सबके नंबर सबको बराबर दिए हैं। तो आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा, आप इसको सॉल्व करके बताएंगे कि कितना कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है, आप लोग सॉल्व करके बताएं। बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 जहाँ पे दिया है वहाँ पे आपको माइनस रखना है, B की जगह पे
गुणा रखना है, सी की जगह पे क्या रखना है, भाग रखना है, इसी के साथ डी की जगह पे रखना है प्लस। इसको सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं हल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं जिसको पढ़ के आपको बताना है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन से कथन सही होंगे। तो सबसे पहला जो कथन दिया है, बैंक लॉकर भी सुरक्षित नहीं है, चोर उन्हें तोड़कर आपकी संपत्ति ले जा सकते हैं लेकिन चोर स्वर्ग में नहीं जा सकते, अतः आपको अपनी संपत्ति स्वर्ग में रखनी चाहिए। ये हमारा कथन हो गया एक। इसके बाद दूसरा हमारा कथन है, मनुष्यों के शरीर के रंग में अंतर सूर्य से दूरी के कारण होता है, किसी चिर स्थायी विशेषता के कारण नहीं। शरीर का रंग शरीर पर सूर्य और उसकी किरणों की प्रतिक्रिया का परिणाम है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे सही, जो हमारा यहाँ पे सी, मतलब अभिकथन सेकंड तर्क है किंतु अभिकथन एक तर्क नहीं है, मतलब ये कोई तर्क नहीं है, ये एक तर्क पे आधारित अभिकथन दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन के विपरीत है कि कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, इसका विपरीत बताना है। तो क्या हो जाएगा, कुछ व्यक्ति भी ईमानदार नहीं होते हैं, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक स्वनिर्मित परिभाषा होती है, तो इसमें क्या हो गया, ना सत्य है ना ही असत्य है। स्वनिर्मित परिभाषा होती है, इसको ना सत्य कह सकते हैं ना असत्य कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोड में दिए गए उचित विकल्प का चयन कीजिए। परीक्षक परीक्षार्थी से संबंध रखता है, अधिवक्ता मुवक्किल से संबंध रखता है, इसी प्रकार गुरु किससे संबंध रखता है, गुरु हमारा रखेगा शिष्य से संबंध, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि इस कथन को सत्य माना जाए कि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से एक कथन युग्म को सही माना जा सकता है। अब यहाँ पे 4 कथन दिए गए, तो यहाँ पे जो कथन दिया गया अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, उसके हिसाब से इसमें से आपको बताना है कौन सा सही हो सकता है। तो सबसे पहला है, सभी आज्ञाकारी व्यक्ति विद्यार्थी होते हैं। सेकेंड है हमारा, सभी विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं। इसके अलावा थर्ड है, कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं। फोर्थ है, कुछ विद्यार्थी अवज्ञाकारी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 3, थर्ड और फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सही कोड का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन दिया गया है, निगमन डिडक्टिव तर्क ये दावा करता है। अब डिडक्टिव रीजनिंग के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके कुछ तथ्य होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले हमारा जो दिया गया है वो क्या दिया है, निष्कर्ष आधार में निहित किसी भी वस्तु से अधिक का दावा नहीं करता है। सेकेंड है, निष्कर्ष अंतिम रूप से आधारों द्वारा पुष्ट होता है। यदि निष्कर्ष असत्य है तो आधार या तो सत्य होगा, मतलब होगा या होंगे, अगर एक है तो होगा, अन्य है तो होंगे या असत्य। यदि आधार का संयोजन सत्य है तो निष्कर्ष सत्य होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा ए, फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे दावा करता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे डीआई के क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके आंसर क्या रहेंगे। जो सबसे पहले हमारा दिया गया है, ये यहाँ पे पूरी सारणी दी गई है, इसको सॉल्व हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी प्रीवियस क्वेश्चन का केवल रिवीजन कर रहे हैं, तो हम लोग क्वेश्चन के आंसर ही डिस्कस करेंगे, इसको पूरी तरह सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम बचा है। आपको इन प्रश्नों को हल कराने का उद्देश्य है कि प्रीवियस ईयर का आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, समाज सेवाओं में से ऐसे कितने कार्यकलाप हैं जिनमें वर्ष 2008-2009 में समाज सेवा पर कुल खर्च का 5% से कम खर्च होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, समाज सेवाओं पर व्यय किस वर्ष में उच्चतम दर पर बढ़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 2008 से 9 में उच्चतम दर पर बढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यय में हिस्से की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से कार्य लगभग स्थिर रहे हैं। तो
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूचना तथा प्रसारण। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मद का व्यय का हिस्सा दिए गए वर्षों में शेष 3 मदों के लगभग बराबर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा डी आंसर है, समाज कल्याण और पोषण। ठीक है। नेक्स्ट है, समाज सेवाओं की निम्नलिखित में से कौन सी मदों में वर्ष 2007-2008 से 2010-11 के दौरान व्यय में अधिकतम वृद्धि दर पाई गई है? तो ये किस में पाई गई है? जो हमारा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण है उसमें पाई गई है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मदों में वर्ष 2007 से 8 से 2009-10 के दौरान व्यय में अधिकतम गिरावट पाई गई है? तो ये इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? श्रम और रोजगार में। इसके बाद हमारे आईसीटी के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया है एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो ये तो सबको पता है, ये आप लोगों ने आईसीटी में पढ़ा भी होगा। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बहुत सारे चिप कहाँ पे लगे होते हैं? मदरबोर्ड में। ठीक है। कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब यहाँ पे भी बाइनरी डिजिट से क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक सही है? तो इसमें हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन होता है। तो एमएस वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जो हमारा .dox होता है, ये एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। एक उपसंधि मतलब प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कौन सा है? पीओपी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है? अब ये हमारे यहाँ पे जो ईवीएस पीपल एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे मीथेन का स्रोत क्या है? आर्द्र स्थल मतलब जो वेटलैंड होती हैं, मीथेन का वो मुख्य स्रोत मानी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जापान में मिनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? तो किसके कारण हुई थी? पारा जो मरकरी होता है उसके कारण ये आपदा हुई थी। जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है? तो ये किसकी वृद्धि से होता है? जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता की वृद्धि से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? नगोया जैव विविधता से ये संबंध रखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल फ्यूल होते हैं के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो क्या है? जल ऊर्जा मतलब हाइड्रो पावर जो होती है वो दूसरा योगदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूकंपों के संदर्भ में रिएक्टर स्केल पर परिणाम 1 की वृद्धि का अर्थ है? तो इसका आंसर क्या है? कि भूकंपी तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि। ठीक है। यहाँ पे आंसर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापन नहीं है? तो मानव विकास जो सूचकांक आते हैं उसमें किसका मापन नहीं किया जाता है? जो लिंग अनुपात है उसका मापन नहीं किया जाता है। ठीक है। निम्न में से किसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र हैं? तो कहाँ पे है? यूएसए में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी जो है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक और है, यहाँ पे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है, बच्चे नहीं देखते कि वहाँ पे पूछा गया कथन सही है या कथन सही नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे भी बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लोग 4 ऑप्शन देखते हैं कौन सा नहीं होगा। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। इसका नेक्स्ट है, उनको देश के सभी न्यायालयों में प्रस्तुत होने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है, उनको लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। उनकी निश्चित अवधि होती है। तो इसमें से कौन सा जो हमारा आंसर है वो सही हो जाएगा? जो हमारा पहला और चौथा है वो यहाँ पे सही नहीं होंगे। यहाँ पे नहीं पूछा गया है ना, तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया?
ए हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारतीय उच्च अधिकारियों से परस्पर बातचीत करते समय तथा सरकारी टिप्पण आदि में निम्नलिखित में से कौन से पूर्व नियोजन का प्रयोग समाप्त करना चाहते हैं। तो ये इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सिलेक्ट करने कौन सा आंसर सही होगा। तो हिज एक्सीलेंसी, ठीक, एक तो ये हो गया। इसके बाद है महामहिम, माननीय, श्री या श्रीमती। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जो हमारा पहला और दूसरा है इसको वो समाप्त करना चाहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41। वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है। जब वित्तीय आपात लगता है तो इसमें निम्नलिखित में से क्या क्या किया जा सकता है। तो देखते हैं, राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है। इसके अलावा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही होगा। यहाँ पे हमारा डी आंसर सही है, दूसरा और तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे मैच करनी है हम लोगों को। 2 सूची दी गई है। तो सबसे पहली सूची है कि निर्धनता कम करो कार्यक्रम, ये किससे संबंधित है। इसके बाद मानव विकास योजना, इसके बाद है हमारा सामाजिक सहायता योजना, फिर डी है न्यूनतम आवश्यकता योजना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ए आंसर सही है, मतलब जो पहला है वो किससे रिलेट करता है, निर्धनता कम करो कार्यक्रम, मनरेगा से, ठीक है। मानव विकास योजना जो है वो किससे संबंधित है, मिड डे मील। इसके तीसरा है हमारा सामाजिक सहायता योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन जो होती है। इसका डी है हमारा, ये किससे संबंधित हो गया, इंदिरा आवास योजना से। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर कौन सा सही है, ए आंसर नंबर हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। इसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्रोत होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, मतलब जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित, मतलब चाइल्ड सेंट्रिक या स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली क्या है। तो सब अध्यापक की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी होती है, जानकारी प्रदान करना, छात्रों से पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, या फिर चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। तो यहाँ पे आंसर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। तो क्या उभर के आना चाहिए, तर्क वितर्क, सूचना, विचार, विवाद। तो क्या यहाँ पे हो गया, जो हमारे विचार है वो कक्षा में जब परस्पर संवाद होता है तो उससे उभर कर आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ना से अभिप्राय है, ये किससे संबंधित है, कक्षा में दंड पर रोक लगा देनी चाहिए, शारीरिक दंड स्वीकार नहीं है, या फिर अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए, बच्चों को छड़ी से पीटा जाना चाहिए। इसमें कौन सा हो गया हमारा, जो तीसरा हो गया, अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को कहते हैं। तो कक्षा में जो शिक्षक कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट करता है उसको क्या कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक जनसंचार, सामूहिक संप्रेषण, आमने सामने। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सी हमारा आंसर सही हो गया, सामूहिक संप्रेषण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक है, मतलब शोध पत्रिका की गुणवत्ता को हम लोग कौन सा सूचक माना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा सही हो गया, प्रभाव गुणक, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स या आई10 इंडेक्स। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, प्रभाव गुणक, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहतर शोध नैतिकता से अभिप्राय है, मतलब जो गुड रिसर्च एथिक्स होते हैं उनसे क्या अभिप्राय है, अपनी शोध प्रायोजित कंपनी में धारित शेयरों स्टॉकों को प्रकट न करना, केवल किसी पीएचडी शोध छात्र को ही विशेष शोध समस्या सौंपना,
या फिर किसी शैक्षिक पत्रिका की समीक्षा करने के लिए शोध पत्र से गोपनीय आंकड़ों पर अपने सहयोगियों से चर्चा करना, या फिर एक ही शोध पांडुलिपि को एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के लिए प्रस्तुत करना। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। केवल किसी पीएचडी शोध छात्र को ही विशेष शोध समस्या सौंपना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? तो कौन सी आधारित है? तो यहाँ पे हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। स्तरबद्ध प्रतिदर्श जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है वो इस पे आधारित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से संदर्भ अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ APA के अनुसार लिखे गए हैं? तो कौन से लिखे गए हैं? मतलब APA एक रिसर्च का पैटर्न कह सकते हैं होता है, तो वो पूछा गया कौन किस में है जो लिखा गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए सही है, ये जो दिया गया पहला वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शोध की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे सही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पे उसके हिसाब से हमारा आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असत कथन की पहचान कीजिए। इसमें कथन दिए गए हैं, उसमें आपको गलत कथन की पहचान करना है। आगे और अन्वेषण किए जाने के लिए प्रारंभिक रूप से सीमित साक्ष्य के आधार पर परिकल्पना की जाती है। नेक्स्ट है परिकल्पना सत्य की किसी मान्यता के बिना तर्क का आधार होती है। परिकल्पना किसी घटना का प्रस्तावित स्पष्टीकरण होती है, या फिर वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा? सही का असत्य पूछा है, असत्य कौन सा हो जाएगा? हमारा डी वाला असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ पढ़ के आपको तब उसके आंसर देने हैं। तो ये काम भी आप लोग घर से करके लाएंगे। यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3 4 5 1 6 क्वेश्चन है। ये आप लोगों को होमवर्क है, आपको यहाँ से पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसके आंसर देने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो आप लोग कैसे देंगे? जैसे 50-50 का मान लिया, ए आंसर सही है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आंसर देंगे। ठीक है, और आप लोग ये करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा दिसंबर 2012 का पेपर था। इसी के साथ यहाँ पे मैं अपनी क्लास भी समाप्त करती हूँ। इसी प्रकार के और प्रैक्टिस सेट के लिए बने रहिए HN अध्ययन से। धन्यवाद।